एडटेक स्टार्टअप बायजूस इन दिनों ईडी के निशाने पर है। बायजूस के मालिक रविचंद्रन बायजू के घर पर और ऑफिस पर ईडी ने छापेमारी की है। बायजू पर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कथित हेराफेरी और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर। आज के खर्चा पानी में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि ईडी ने बायजूस के दफ्तरों पर तलाशी क्यों ली, इस तलाशी के पीछे 10,000 करोड़ रुपए के खेल की कहानी का सच क्या है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कंपनी की तरफ से समय समय पर रिजल्ट्स जारी ना करने से क्यों सवाल उठ रहे हैं और कंपनी के भीतर आखिर चल क्या रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हाल ही में बायजूस के फाउंडर बायजू रविचंद्रन के बेंगलुरु स्थित 3 ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के प्रावधानों के तहत बायजू रविचंद्रन और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर यह छापेमारी की है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया गया है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि बायजूस की जन कुंडली क्या है। 2011 में बायजू रविचंद्रन ने थिंक एंड लर्न नाम से कंपनी बनाई और क्लास 1 से क्लास 12 तक के बच्चों को कोचिंग देने की शुरुआत की। करीब 4 साल बाद यानी 2015 में कंपनी ने बायजूस के नाम से लर्निंग ऐप लॉन्च किया। 2018 में बायजूस यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब आज की तारीख में मोटा माटी करीब 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। इसके बाद कंपनी और तेजी से तरक्की के पायदान पर चढ़ती गई। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2019 में बायजूस भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक स्पॉन्सर बनी। जून 2020 में बायजूस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला एडटेक स्टार्टअप बन गई। इस समय कंपनी की वैल्यूएशन 85,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी थी। इसके बाद 2020 में बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर और 2021 में आकाश एजुकेशन का सर्विस को खरीदने के लिए करीब 7300 करोड़ रुपए खर्च किए और इसी साल बायजूस पेटीएम को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली स्टार्टअप बन गई। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस की वैल्यूएशन करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इस कंपनी के फाउंडर हैं बायजू रविचंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। बायजू में मोटा पैसा लगाने वालों में सिक्वोया कैपिटल और टाइगर ग्लोबल समेत कई अन्य नाम शामिल हैं। अब मुद्दे पर लौटते हैं, यानी जानते हैं कि आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी ने बायजूस के दफ्तरों पर छापा क्यों मारा। ईडी के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ कि बायजूस को 2011 और 2023 के बीच 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई हासिल हुआ है। इसके अलावा बायजूस ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम पर इसी दौरान 9,754 करोड़ रुपए दूसरे देशों में भेजे हैं। ईडी के अनुसार कंपनी ने विज्ञापन और मार्केटिंग खर्च 944 करोड़ रुपए दिखाया है। वहीं कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं तैयार किया है और अपने अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कराया, जो नियमों के मुताबिक जरूरी है। ईडी का कहना है कि कंपनी ने जो आंकड़े दिखाए वो कितने सही हैं, इन आंकड़ों का मिलान बैंकों के आंकड़ों से किया जा रहा है। ईडी का कहना है कि कुछ व्यक्तियों से मिली शिकायतों के आधार पर बायजूस के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। ईडी का यह भी कहना है कि कंपनी के मालिक और सीईओ बायजू रविचंद्रन को कई समन जारी किए गए, लेकिन वो ईडी से बचते रहे और कभी पेश नहीं हुए। ईडी का कहना है कि जांच अभी भी चल रही है। इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। इसके लिए भी भारतीय कंपनी जब कोई विदेश में निवेश करती है, विदेशी कंपनी को खरीदती है, तो उसको रिजर्व बैंक को बहुत सारी कंप्लायंस करनी होती है। उदाहरण के तौर पर एक FLA होता है, जिसको हम एसेट्स एंड लायबिलिटी, फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की स्टेटमेंट समय समय पर आरबीआई को फाइल करनी पड़ती है। अब यहां तो क्या हुआ कि बायजूस के तो अकाउंट्स ही फाइनल नहीं है। ऑडिटर जब भी ऑडिट नहीं करेगा अगर उस कंपनी के खाते तैयार नहीं होंगे। और खाते क्यों तैयार नहीं होंगे, और गहराई में हम जाए तो कहीं कुछ दाल में जब काला होता है तभी ये खाते 31 मार्च को बंद नहीं किए जाते। क्या ऐसी एडजस्टमेंट थी जो बायजूस 2 साल से करे जा रहा है? क्या ऐसी एंट्रीज हैं जो कि बही खातों में आज तक पास की जा रही हैं, जिसकी वजह से खाते, हम सब जानते हैं खाते बंद करने से पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, उसके शेड्यूल्स बनते हैं और तब ऑडिटर को बुलाया जाता है कि आइए साहब आप इसका ऑडिट करिए। तो अगर ऑडिटर ऑडिट करने नहीं आया है तो इसका अर्थ यह है कि कंपनी ने अपने खाते बंद नहीं किए, यानी कि कंपनी ने खाते खुले रखे हुए हैं। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट वो कंपनी अपने खातों में करना चाहती है बैक डेट में, यानी कि खाते खुले रहते हैं तो आप बैक डेट में एडजस्टमेंट कर। बस मुझे लग रहा है यहीं से फेमा को या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहीं दाल में काला नजर आया होगा, इसीलिए उन्होंने ये जो सर्च
इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करी है इसी वजह से करी है। और कंप्लायंस, जिस कंप्लायंस का मैंने अभी जिक्र किया, एफसीजीपीआर फॉर्म, एफसीटीआरएस फॉर्म, एफएलए स्टेटमेंट्स, इन सब के कंप्लायंस में कोताही बरती गई है। इसी वजह से ये जो पैसा बाहर भेजा गया और जो पैसा देश में आया और 944 करोड़ के एडवर्टाइजिंग के खर्चे बुक किए गए विदेशों में कि साहब हमने वहां जाके ऐड किया है, ये सब पैसा कैसे गया, कैसे आया और इसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर क्यों नहीं हुई, इसी बात को लेके संज्ञान लिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और इन्वेस्टिगेशन जारी है। और एक व्यक्तिगत, एक फाइनेंस एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे बहुत हैरानी है कि कैसे कोई कंपनी, इतना बड़ा स्टार्टअप, भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप 2 साल से अपने खाते ही नहीं बंद करे और लॉस को रिपोर्ट करता जाए। घाटे 4,500 करोड़ से ज्यादा का घाटा रिपोर्ट किया है। तो अब तो जो नंबर्स हमें घाटे, मुनाफे और इन सब के रूप में आ रहे थे, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछे, मुझे किसी भी नंबर पे यकीन नहीं है, क्योंकि जब तक ऑडिटेड अकाउंट सामने नहीं आते हम किसी भी नंबर पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितने पैसे किस चीज में खर्च हुए, किस चीज में नहीं खर्च हुए, किसको कितने पैसे दिए गए, किसी चीज पर यकीन करना बिना ऑडिटेड अकाउंट्स के किसी भी एजेंसी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं। बायजूस के मालिक बायजू रविचंद्रन का कहना है कि कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि ईडी अपनी जांच में कंपनी को नियमों का पालन करने वाला पाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बायजू रविचंद्रन ने कहा, हमारी कंपनी में 70 विदेशी निवेशकों ने पैसा निवेश किया है। इन निवेशकों ने सभी वित्तीय जानकारियां जुटाने के बाद ही निवेश किया है। ये तो हो गई ईडी की जांच और कंपनी के मालिक की सफाई, लेकिन अब लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि बायजूस के अंदर चल क्या रहा है। दरअसल जब कोरोना महामारी ने देश में दस्तक दी और लॉकडाउन लगा तो बच्चे स्कूल और कोचिंग नहीं जा पा रहे थे। इस दौरान बायजूस ने तेजी से अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए कई स्टार्टअप्स जैसे आईआईटी की तैयारी करवाने वाले आकाश इंस्टीट्यूट, आई रोबोट ट्यूटर, हैशलर्न, व्हाइटहेड जूनियर और टॉपर समेत 1.5 दर्जन कंपनियों को खरीदा। लेकिन जब कोरोना का खौफ कुछ कम हुआ तो छात्रों ने फिर से फिजिकल कोचिंग सेंटर्स का रुख करना शुरू कर दिया। इसके चलते जितनी तेजी से बायजूस ने अपने कदम बढ़ाए, उतनी ही तेजी से कंपनी की मुश्किलें भी बढ़नी शुरू हो गई। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं तैयार किया और ऑडिट भी नहीं कराया। वित्त वर्ष 2021 का फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी सितंबर 2022 में कंपनी ने 18 महीने की देरी से फाइल किया था, जिसमें कंपनी को 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान दिखाया गया था। इसके अलावा कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बही खातों में गड़बड़ी और बड़े पैमाने पर छटनी जैसी दिक्कतें पहले से ही जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में अपने करीब 2,500 कर्मचारियों की छटनी की है। इसके अलावा इस साल फरवरी में भी कंपनी ने करीब 1500 लोगों को नौकरी से निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि बायजूस पैसों की भारी कमी से जूझ रही है और कई निवेशकों से फंड जुटाने के लिए लगातार बातचीत कर रही है। कुछ समय पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बायजूस 22 अरब डॉलर यानी करीब 1,80,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर करीब 5700 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए सुनते हैं। मुझे लग रहा है, देखिए, बायजूस जिस समय ज्यादा इन्वेस्टमेंट बायजूस में आई, हालांकि 2011 से 2023 तक इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, पर ज्यादा जो ये ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा तंत्र है, ये कोविड से संबंधित था। मुझे लग रहा है जब कोविड धीरे धीरे रिसीड होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा, तो बच्चों ने वापस स्कूल जाना शुरू किया। आप ऑनलाइन एजुकेशन, लोगों ने, शायद बायजूस ने और बायजूस जैसी कंपनी ने समझा कि अब तो सारी उम्र के लिए बच्चे ऑनलाइन आ गए, परंतु ऐसा नहीं था। स्कूलों ने भी, बच्चों ने भी स्कूल जाना प्रेफर किया। जैसे ही उन्होंने प्रेफर किया, मुझे लग रहा है ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो सारा मॉडल है, इस पूरे के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। कुछ हद तक तो ये ठीक है, सारी उम्र रहेगा, पर आप बच्चों से उम्मीद करें कि हर वक्त वो स्क्रीन पे बैठे रहे, बस वहीं से मुझे लग रहा है ये समस्या शुरू हुई। जिस मुनाफे की बायजूस ने उम्मीद रखी थी, जिस रेवेन्यू की उम्मीद रखी थी, वो रेवेन्यू नहीं आया। निवेशकों ने निवेश किया, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, बच्चों की गिनतियां इतनी है, उसको देखते हुए निवेशकों ने यहां निवेश किया। अब तो मैं निवेशकों के निर्णय पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता हूं, क्योंकि निवेशकों ने क्या सोच के निवेश किया। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं यहां जोड़ना चाहूंगा कि अगर किसी कंपनी के खाते फाइनल नहीं हुए, अकाउंट्स फाइनल नहीं हुए 20-21 के, 21-22 के, तो उसमें किसी निवेशक ने कैसे इन्वेस्ट किया? क्योंकि निवेशक सबसे पहली चीज जो देखता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही, और इसको देखने का मापदंड केवल और केवल ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। तो बिना ऑडिटेड अकाउंट्स देखे 20-21 के और 21-22 के कैसे निवेशकों ने लगातार निवेश किया है और क्यों किया है,
मुझे लग रहा है इस बात को लेके भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मन में संशय आया होगा, जिसके कारण से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम है सोनल। आपकी राय बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। प्लीज अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।